नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे और प्राचीन शासन व्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पढ़ा पंचायत। ये एक ऐसा मॉडल है जिसने सदियों तक समुदायों को एकजुट रखा और न्याय सुनिश्चित किया, वो भी बिना किसी बाहरी मदद के। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि जब आज की तरह बड़ी बड़ी अदालतें या पुलिस फोर्स नहीं थीं, तब पुराने जमाने के समुदाय अपने झगड़े और मसले कैसे सुलझाते थे? आखिर कैसे वो सबके लिए एक व्यवस्था और न्याय का माहौल बनाए रखते थे? इसका जवाब एक बेहद दिलचस्प सामाजिक बनावट में छिपा हुआ है, और वो जवाब है पढ़ा पंचायत व्यवस्था। देखिए, ये सिर्फ एक पंचायत नहीं थी, बल्कि स्वशासन और न्याय की एक पूरी कई लेवल वाली पारंपरिक प्रणाली थी। इसे आदिवासी समुदायों ने खुद बनाया और सदियों तक निभाया। इसकी खासियत ये थी कि इसकी नींव गांव के लेवल पर थी, जो धीरे धीरे जुड़कर एक बड़े संगठन का रूप ले लेती थी। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें इसकी सबसे बुनियादी, सबसे छोटी इकाई से शुरू करना होगा, और वो है गांव। हर गांव असल में दो बहुत मजबूत खंभों पर खड़ा था। ये दो स्तंभ थे, महतो और पाहन। एक तरफ थे महतो, जो गांव के एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल हेड थे, और दूसरी तरफ थे पाहन, जो गांव के आध्यात्मिक और धार्मिक प्रमुख थे। मतलब दुनियावी काम और धार्मिक काम के बीच एक साफ बंटवारा था, जो एक संतुलित समाज चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो पहले महतो को समझते हैं। महतो गांव के मुखिया या एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। गांव के लेवल पर कोई भी छोटा बड़ा झगड़ा हो, उसे सुलझाने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल दोनों तरह की पावर होती थी। इस काम में उनकी मदद के लिए एक मांझी होते थे, जिनका काम था पंचायत के फैसलों और आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाना। और दूसरे स्तंभ थे पाहन, यानी गांव के धार्मिक प्रमुख। गांव में जितनी भी पूजा पाठ, त्योहार या शादी ब्याह जैसे समारोह होते थे, उन सबको पाहन ही करवाते थे। समुदाय के लिए उनकी जरूरी सेवा के बदले उन्हें टैक्स फ्री जमीन भी दी जाती थी। उनकी मदद के लिए एक बैगा भी होते थे, जिनका काम था गांव के देवी देवताओं की पूजा करके उन्हें खुश रखना। चलिए अब गांव से एक लेवल ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये अलग अलग गांव मिलकर एक बड़ी यूनिट, एक बड़ा संगठन कैसे बनाते थे। ये इस पूरी व्यवस्था का अगला और बहुत ही जरूरी पड़ाव है। अब होता ये था कि आसपास के कई गांव, जिनकी संख्या अक्सर 5, 7, 11, 21 या 22 होती थी, ये सब मिलकर एक ग्रुप बना लेते थे, और इसी गांव के समूह को पढ़ा कहा जाता था। तो इस पढ़ाई का मकसद क्या था? इसका सबसे जरूरी काम था उन झगड़ों को सुलझाना जो एक गांव के बस की बात नहीं थी। मतलब जब दो या दो से ज्यादा गांव के बीच कोई बड़ा मसला खड़ा हो जाता था, तो ये एक तरह का इंटर विलेज फेडरेशन था। इस पढ़ा के अंदर न्याय करने का एक बहुत ही व्यवस्थित, एक हायरार्की वाला सिस्टम था। चलिए इस पावर के लैडर को, इस शक्ति की सीढ़ी को समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती थी। मान लीजिए गांव में कोई विवाद हुआ, तो सबसे पहले मामला गांव के महतो के पास जाता है। ये पहला स्टॉप है। लेकिन अगर महतो उस मामले को नहीं सुलझा पाए तो क्या होता? तब मामला अगले लेवल पर जाता, यानी पढ़ा राजा के पास अपील किया जाता था। और अगर मामला कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ हो, तो आखिरी सुनवाई के लिए वो पढ़ा दीवान के पास जाता था। पढ़ा राजा की भूमिका को समझने का सबसे आसान तरीका है उन्हें उस पढ़ा का सुप्रीम कोर्ट मान लेना। जी हाँ, वो अपने पढ़ा के सबसे बड़े न्यायिक अधिकारी थे। उनका फैसला एक तरह से फाइनल होता था। इससे पता चलता है कि ये व्यवस्था कितनी एडवांस थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पढ़ा राजा से भी ऊपर एक पद था, और वो था पढ़ा दीवान का। पढ़ा दीवान सभी पढ़ा राजाओं से भी ऊपर थे और एक तरह से चीफ जस्टिस की भूमिका में थे। जब कोई ऐसा मामला आता जिसे पढ़ा राजा भी नहीं सुलझा पाते, तो उसे आखिरी फैसले के लिए पढ़ा दीवान के पास भेजा जाता था। और देखिए ये सिस्टम कितना संगठित था। पढ़ा के अंदर कुछ गांवों को खास भूमिकाएं दी गई थीं। जैसे जिस गांव में राजा रहते थे उसे राजा गांव कहते थे, जहां दीवान रहते थे वो दीवान गांव कहलाता था। इसी तरह पनरे गांव और कोटवार गांव भी थे, जो शायद मंत्री और दूत जैसी भूमिकाएं निभाते थे, और बाकी सभी गांव प्रजा गांव कहलाते थे। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी जाना है उसे फटाफट एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि ये पूरी तस्वीर दिमाग में एकदम साफ हो जाए। तो आसान भाषा में समझें तो गांव के लेवल पर महतो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है और पाहन धार्मिक हेड।
जब मामला गांव की सीमा से बाहर जाता है तो पढ़ा राजा एक सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करते हैं और सबसे ऊपर है पढ़ा दीवान, जो सबसे मुश्किल मामलों पर आखिरी फैसला सुनाते हैं। कितना सरल लेकिन कितना असरदार सिस्टम था। और अंत में बस एक सवाल, न्याय और स्वशासन की ये जो प्राचीन समुदाय पर आधारित व्यवस्थाएं हैं, आज की हमारी इस मॉडर्न दुनिया को क्या सिखा सकती हैं? क्या विकेंद्रीकृत न्याय यानी डिसेंट्रलाइज्ड जस्टिस और सामुदायिक भागीदारी से आज भी कुछ सीखा जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।